Hello everyone, my name is Rakshit Sharma and welcome to J&K Competitive Channel. I hope everyone is doing okay. जैसे तो आप सबको पता ही होगा कि हम एनालिसिस कर रहे थे किसका सब इंस्पेक्टर पुलिस का जो एग्जाम हुआ था कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लास्ट टाइम हमने ज्योग्राफी सेशन किया था, तो आज हम इन्वायरमेंट सेशन कर रहे हैं कि इधर से देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा क्या सिलेबस। देखो सिलेबस में दिया क्या गया। इशू 1 इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। अभी आप देखोगे कि ये सभी क्वेश्चन ना मैक्सिमम क्वेश्चन इसी के बीच से आ रहे हैं। ठीक है, कैसे आ रहे हैं क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट देखते हैं। सबसे पहले विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज फॉर अ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन जनरल। देखो नॉट, सबसे पहले आप जब भी आप क्वेश्चन करोगे ना, तो हमेशा ये याद पक्का रखोगे क्वेश्चन में नॉट लिखा है कि नहीं लिखा गया है। इसकी वजह से ना बहुत बार आप मिस्टेक कर देते हो, आपको क्वेश्चन आता भी होता है तब भी आप गलत कर देते हो। तो इस वर्ड पे हमेशा ध्यान रखना। इन्होंने कहा कि किस कौन सा कॉज नहीं है बायोडाइवर्सिटी के लॉस होने का। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम क्या लिखा है। को एक्सटेंशन, एलियन स्पीशीज इन्वेजन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन और डिफॉरेस्टेशन। को एक्सटेंशन क्या होता है कि अगर एक स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रही है जो दूसरी उस पर डिपेंड है, तो वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएगी। तो ऑब्वियसली बात है कि ये ऑफ कोर्स ये लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होगी इस केस में। एलियन स्पीशीज इन्वेजन, जब कोई एलियन स्पीशीज होती है ना, कोई बाहर की स्पीशीज आती है ना किसी नए इन्वायरमेंट में, तो वो हमेशा नई वहाँ की इन्वायरमेंट जो एंडेमिक स्पीशीज होती है, वहाँ की रहने वाली स्पीशीज होती हैं, हमेशा उसके लिए खतरा होती है। ये आप जब भी पढ़ते हो ना इन्वायरमेंट, तो आपको सबसे पहली चीज़ ये सिखाई जाती है। तो मतलब ये ऑप्शन भी क्या, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कॉज करता है। ठीक है, तो इसलिए ये भी नहीं हो सकता। जैसे ये नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। ओवर एक्सप्लॉइटेशन, ऑब्वियस सी बात है कि हम अगर ओवर एक्सप्लॉइट करेंगे तो बायोडाइवर्सिटी तो लॉस होगी। तो ये भी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे नॉट पूछा हुआ है। देखो रिफॉरेस्टेशन, ऑब्वियस सी बात है। रिफॉरेस्टेशन क्या हो गया, अगर हम ज़्यादा फॉरेस्ट लगाएंगे, हम ज़्यादा ट्री लगाएंगे, कुछ कवर उसका इंक्रीज करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे स्पीशीज के रहने के लिए ज़्यादा जगह हो जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है उनकी बायोडाइवर्सिटी लॉस नहीं होगी, उल्टा बायोडाइवर्सिटी रिकवर हो रही है। तो ये आंसर नहीं है। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछा गया, बायोडाइवर्सिटी से, जो कि हमारे सिलेबस में कहाँ दिया गया। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको बायोडाइवर्सिटी। अगर आप बायोडाइवर्सिटी पढ़ना शुरू करते हो, सबसे क्लीशे क्वेश्चन, सबसे स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन यही पूछा जाता है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ए बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। देन अगेन सिलेबस देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन्वायरमेंटल, इकोलॉजी। फिर वहीं से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं, देखना आपके सामने दिखा रहा हूँ, बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, देन अगेन नॉट आया ने। ये आपको पक्का ध्यान रखना है इसका कि नॉट एग्जाम्पल ऑफ ए बायोटिक। ए बायोटिक क्या होता है, जिसमें लाइफ नहीं होती है। अगर यहाँ पे नॉट पूछ रहे हैं, इसका मतलब ये क्या पूछ रहे हैं, बायोटिक कंपोनेंट के बारे में पूछ रहे हैं। बायोटिक कंपोनेंट क्या हो गया, जिसमें लाइफ है। बताओ, एयर में लाइफ है, नहीं है। सॉइल में लाइफ है, नहीं है। सनलाइट में लाइफ है, नहीं है। फंजाई ऑफ कोर्स इसमें लाइफ है। इसका मतलब क्या है कि कौन सा ऑप्शन हमारा बनता है, फंजाई। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं, इसके लिए आपको कोई हार्डकोर पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिंपल इन्वायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी पढ़ते, तो आपका उसी में ही आपका क्वेश्चन निकल जाता। देखो द टर्म बायो मैग्निफिकेशन रेफर्स टू। देखो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि दो टर्म से ना, एक बायो मैग्निफिकेशन होगी और एक होगी कौन सी, बायो एक्यूमुलेशन। ये दो टर्म है ना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जाती है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम टाइम ना मैंने देखा है यूपीएससी से लेके के से लेके सब एसआई से लेके कोई भी एग्जाम होता है ना, ये दो टर्म हमेशा डाल देते हैं और कभी कभी क्या कर देते हैं, इनके स्टेटमेंट को इंटरचेंज कर देते हैं। तो हम जल्दी से समझ लेते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, बायो एक्यूमुलेशन की बात करते हैं। देखो ये मछली है, ये भी मछली है, ये भी मछली है। ठीक है, सेम मछली है ये थोड़ी बड़ी होगी, अब ये थोड़ी और बड़ी होगी। कैसे? किसने खाना खाते की कुछ सालों बाद बड़ी होगी, मतलब कुछ महीनों बाद फिर ये और बड़ी होगी। अब जब ये खाना खा रही थी, तो एक परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट होते हैं, जो कि बेसिकली क्या होते हैं कि जो इतनी जल्दी डिजॉल्व नहीं होते, मतलब हमारी बॉडी से फ्लश आउट नहीं होते। कोई भी चीज़ अगर वाटर में डिजॉल्व होती है ना, तो वो फ्लश आउट जल्दी हो जाएगी, तो वो हमारे लिए वो उनको परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट नहीं बोलेंगे। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट क्या होते हैं, जो कि डिजॉल्व कहाँ पे होते हैं, फैट्स में। इसका मतलब क्या है कि वो बॉडी के अंदर ही रहेंगे और उनका शेल्फ लाइफ पीरियड बहुत ज़्यादा होगा, बॉडी के अंदर रहने का पीरियड बहुत ज़्यादा होगा। जब ये ऐसा मटेरियल खाएंगे ना, जिसको कहते हैं डीडीटी हो गया, जैसे डाइक्लोडाइफेनाइल ट्राइक्लोएथेन, जो कि एक पेस्टिसाइड है, जो हम फर्टिलाइजर की तरह, वो सॉरी, इन एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं पेस्ट को मारने के लिए। ऐसी चीज़ जब ये खाती है ना कौन मछली, तो उसकी बॉडी में रहती है। अब ऑब्वियस सी बात है, पूरी उम्र से एक बार खाना थोड़ी खाएगी। अब ये खाती गई, इसने सिर्फ 3 खाए, पहले साल में सिर्फ 3 पॉल्यूटेंट खाए, पहले महीने में सॉरी। फिर दूसरे महीने में इसने 3 और खा लिया, अब टोटल पॉल्यूटेंट कितने हो गए, 6। ऐसे करते 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 अब इसका पेट भरा हुआ है इन पॉल्यूटेंट से। तो एक ही मछली के अंदर जब वो एक्यूमुलेट हो रहे हैं ना, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, मतलब कोई भी पॉल्यूटेंट इसके अंदर हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, बायो एक्यूमुलेशन।
ये हमेशा याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाता है आपके लिए। और वहीं पे अगर क्या होता है कि ये मछली कोई और है, मान लेते हैं ये कौन सी है, कोई छोटी सी मछली है, ये थोड़ी बड़ी होगी लाइक टूना होगी, और ये और बड़ी होगी कौन सी होगी, शार्क होगी। ठीक है, अब इसने जो कुछ भी खाया, ठीक है, उसके भी मान लेते हैं तीन क्या आगे, पॉल्यूटेंट आगे। अब इसको कौन खाएगी, टूना खा रही है, तो ये तीन पॉल्यूटेंट थे ना, ये ऑटोमेटिकली किसके अंदर चले गए, टूना के अंदर चले गए। बट अब टूना पूरी लाइफ में सिर्फ एक मछली थोड़ी खाएगी, ऑब्वियसली बात है वो 10-15 मछलियां तो खाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हर मछली के अंदर दो दो तीन तीन पार्टिकल भी हुए तो वो सबके सब किसके अंदर आ जाएंगे, टूना के अंदर। अब इस टूना को भी तो आगे शार्क खाएगी ना, तो मान लेते हैं कि टूना के जब लाइफ खत्म होने वाली थी, जब उसने शार्क ने उसको खाया, इसके अंदर कम से कम 50 मालिक्यूल पड़े हुए थे किसके, पॉल्यूटेंट के। तो जब इसको शार्क खाएगी तो ऑटोमेटिकली इसमें 50 पॉल्यूटेंट्स आ जाएंगे। और ऑब्वियसली बात है, अब शार्क सिर्फ एक टूना थोड़ी खाने वाली है, ये कम से कम चलो मान लेते हैं 4 टूना खाएगी अपनी पूरी लाइफ में, ज़्यादा नहीं मान लेते, ठीक है, थोड़ी देर के लिए 4 ही मान लेते हैं। तो ऑब्वियसली बात है इसकी बॉडी में कितने हो गए, 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। इसका मतलब क्या है कि मैग्नीफाई हो रहा है, हर स्टेज के बाद ना, हर डिफरेंट स्पीशीज के बाद क्या हो रहा है, मैग्नीफाई हो रहा है क्या, पॉल्यूटेंट। इसे कहते हैं बायो मैग्निफिकेशन। तो यहीं पे वही क्वेश्चन पूछेगा, बायो मैग्निफिकेशन। देखो क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट एज दे पास थ्रू फूड चेन। फूड चेन मैंने कहा है, ठीक है, बायो मैग्निफिकेशन में क्या होता है, वो फूड चेन से जब पास होते हैं। तो पहला आंसर ही हमारा क्या बन रहा है, ठीक बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट वाज सबमिटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिफोर COP21 इन पेरिस। देखो क्लाइमेट चेंज से आ गया। पहले हमने जितने भी क्वेश्चन देखे हमारे सिलेबस के हिसाब से कहाँ से आ रहे थे, देखो हमारे आ रहे थे इन्वायरमेंट से आए, बिल्कुल आए, बायोडाइवर्सिटी से आए, बिल्कुल आए। अब क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज में। अगर आपने क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ना है ना, तो आपको कम से कम 2 से 3 चीज़ें तो पढ़नी ही पढ़नी पड़ेंगी। कौन कौन सी, एक आपको UNFCCC के बारे में पढ़ना पड़ेगा, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ना पड़ेगा। आपको CBD के बारे में पढ़ना पड़ेगा, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। UNCCD के बारे में पढ़ना पड़ेगा, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कम्बैटिंग डिजर्टिफिकेशन। ठीक है, ये तीनों तो आपको पढ़ने पड़ेंगे। साथ में आपको ना ओजोन के रिलेटेड जितनी भी आई हैं, जैसे कि आई है हमारी कौन सी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया हुआ है, ठीक है, कगाली एग्रीमेंट आया हुआ है, वीना कन्वेंशन आई हुई है, इन सब के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके कॉन्स्टिट्यूट करते हैं UNFCCC के रिलेटेड। ठीक है, जब अगर आपने पढ़ा होगा ना UNFCCC, तो आपको पता चल जाएगा कि जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है ना 21, ये कब हुई थी, 2015 में हुई थी पेरिस में। तो वहां पर उन्होंने क्या कंट्री को क्या बोला था कि आपको हम क्या करेंगे, इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। इन्होंने बोला था, क्योंकि इन्होंने जो पहले अप्रोच ली थी ना पॉल्यूशन कम करने की, ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने की, तो बेसिकली उन्होंने उस केसेस में क्या हो गया था कि टारगेट कंप्लीट नहीं हो रहे थे, क्योंकि जिन कंट्री को हम टारगेट दे रहे थे वो टारगेट कंप्लीट नहीं कर रही थी। तो तभी इन्होंने कहा पेरिस एग्रीमेंट में कि आप क्या करो, खुद नेशन को कहा कि आप अपने टारगेट बना के लाओ, हमें बताओ कि आप क्या क्या अचीव कर सकते हो। लेकिन जब आप हमारे पास लेके आ जाओगे तो उसके बाद वो आपको अचीव करने ही करने पड़ेंगे। तो उसको उसको नाम क्या दिया गया था, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, कि नेशंस खुद डिटरमाइन करेंगे कि वो कितना ग्रीन हाउस गैसेस कम कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपको बोलूंगा यूनिवर्सिटी के बारे में जरूर पढ़ें। क्यों, इसमें ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में कहा गया है, इसमें बायोडाइवर्सिटी के बारे में कहा गया है, इसमें डेजर्ट को कम्पैक्ट करने के लिए बोला गया है, और इसमें ओजोन को प्रोटेक्शन के लिए बोला गया है। तो ये आप पक्का पढ़ लें उसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। देखो देन अगेन, अभी मैंने पीछे क्या बात की आपसे, ये देखो ये एम किस लिए स्टैंड था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लिए, और ये किसकी प्रोटेक्शन के लिए, ओजोन के लिए। क्वेश्चन देखो, सिम इतना टफ क्वेश्चन पूछ नहीं रहे हैं, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। क्या लिखा हुआ है, द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी डिजाइन टू फुलफिल विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। किस ऑब्जेक्टिव को करना है उन्होंने अचीव करने के लिए, नार्कोटिक्स नहीं, हजार्डिक वेस्ट डिस्पोजल नहीं, ओजोन लेयर प्रोटेक्शन ऑफ कोर्स, वायर प्रोटेक्शन नो, ये सिर्फ ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन के लिए है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने थोड़ा भी इसके बारे में पढ़ा होता आराम से आप निकाल सकते थे। Next question. A forest of trees and underground plant inhabited by plant and rooted in soil containing bacteria and fungi is an example of। देखो जब आप बायोडाइवर्सिटी पढ़ना शुरू करते हो, सबसे पहली चीज़ आपको क्या पढ़ाते हैं कि सबसे नीचे क्या होता है, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल क्या हो गया कि मान लेते हैं एक इंसान है, इसको कहेंगे हम क्या, इंडिविजुअल। अब जब यही जाके ऊपर स्टेज है, मान लेते हैं कि 5 इंसान आ गए, 5 ह्यूमन बींग आ गए। ठीक है, अब इसको क्या बोलेंगे हम, ये क्या बन गया, पॉपुलेशन। क्योंकि अब इतने सारे मिलके बन रहे हैं ना, तो ये पॉपुलेशन बता रही है हमें इनकी पॉपुलेशन कितनी है। जब इसी ह्यूमन बीइंग के बीच ना, अब मान लेते हैं ये ह्यूमन बींग्स हो गए, ये हो गया कैट, ये हो गया डॉग, ये होगी काउ। अब इनके ग्रुप को बताऊँ क्या बोलेंगे, कम्युनिटी। क्योंकि अब ये डिफरेंट डिफरेंट आ गए ना,
पहले इंडिविजुअल क्या था, एक ही था। अब सेम इंडिविजुअल अगर ज़्यादा बढ़े तो पॉपुलेशन बन गई, लेकिन अब डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़ का इंडिविजुअल है तो वो बनेगी क्या, कम्युनिटी। COMMUNIT भाई, कम्युनिटी। और अब जब ना पहली बार जब हम ना इन सब के साथ कम्युनिटी का हो गया, काओ, इंसान, डॉग, कुछ भी हो रहा, ऐड कर लिया। उस पहली बार जब हम सनलाइट, वाटर, कुछ कोई भी एक नॉन लिविंग थिंग अटैच करेंगे ना उसके साथ, तब हम उसको क्या बोलेंगे, इकोसिस्टम। ठीक है, यहीं से इकोलॉजी की स्टडी शुरू होती है। तो ये बेसिकली पूछ रहे हैं क्या, कि क्या क्या देखो, ट्री के बारे में पूछ रहे हैं, एनिमल के बारे में पूछ रहे हैं, सॉइल, बैक्टीरिया, फंजाई, सॉइल भी आ गई है इसमें, क्या क्या, नॉन लिविंग थिंग, फंजाई, बैक्टीरिया, अंडरग्राउंड प्लांट, ये कौन से सब लिविंग थिंग है, इस कौन सी स्टेज में पहली बार नॉन लिविंग थिंग आता है। ठीक है, इकोसिस्टम में। ठीक है, अब ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, बायोलॉजिकल कम्युनिटी के बारे में बात। ये हाइब्रिड्स कुछ नहीं है, बायोमास नहीं है, एंडेंजर्ड स्पीशीज के बारे में कोई बात नहीं हो रही है, ये बायोलॉजिकल कम्युनिटी के बारे में बात हो रही है। ये आपको पूरा बता रहे, बायोलॉजिकल कम्युनिटी, कि कैसे कैसे पॉपुलेशन से कम्युनिटी बनती है, कम्युनिटी से इकोसिस्टम बनता है, उसके बारे में बात हो रही है। तो यही बिल्कुल सबसे क्लासिक है, स्टार्टिंग वाला बायोडाइवर्सिटी है, इसमें भी कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। अगर आपने इसके बारे में पढ़ा तो आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओजोन इज अ गैस मेड अप ऑफ। ये तो हमने आई थिंक फिफ्थ में पढ़ना शुरू कर दिया था, कि ओजोन में 3 ऑक्सीजन के एटम मिले होते हैं तब जाके वो एक मॉलिक्यूल बनता है ओजोन का। तो ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है आपको बताने की जरूरत भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडिजीनियस catfish of Indian river are facing the threat of extinction because of which of the reason among the following option। देखो जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमने पढ़ लिए ना, ये पहला क्वेश्चन आ रहा है जो करंट से रिलेट हो रहा है, करंट से। अभी तक सभी स्टैटिक क्वेश्चन से आ रहे थे, इसलिए ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्यों, क्योंकि देखना सभी ऑप्शन जब आप देखोगे ना तो सबके सब लगेगा आपको कि जो कैटफिश को ना जो थ्रेट फेस हो रहा है ना, इसके लिए कोई भी ऑप्शन प्लॉजिबल हो सकता है। को एक्सटेंशन, को एक्सटेंशन क्या हो गया, कि कैटफिश किसी स्पीशीज पे डिपेंड करती थी, तो वो स्पीशीज अब खत्म हो गई है, तो कैटफिश को भी थोड़ा थ्रेट आ गया। ऑफकोर्स ये ऑप्शन हो सकता है, एलियन स्पीशीज ने इन्वेजन कर दिया है। ऑफकोर्स ये ऑप्शन भी हो सकता है कि कैटफिश को ज़्यादा कंपटीशन लड़ना पड़ रहा है, उसके पास खाने के लिए उतना नहीं है, इसलिए वो कम, उनको थ्रेट आ गया। ये भी हो सकता है कि कैटफिश का हैबिटेट लॉस हो रहा हो, तभी उसको हो रहा है। जो ओवर एक्सप्लॉइटेशन, जहाँ इसको हम क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इसको हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हम इसको ज़्यादा इसकी फिशिंग कर रहे हैं, तभी ये इसको थ्रेट आ रहा है। इनमें से कोई रीज़न भी हो सकता है। अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आप छोड़ के भी आ जाते हो ना, तो कोई गलत नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ऐसा नेगेटिव मार्किंग में जाएगा आपका, 0.33 नंबर चले जाएंगे, ऐसे ही फायदा कोई है नहीं उसका। क्योंकि ना 1.25 का अगर है क्वेश्चन तो 0.33 चलेंगे, क्योंकि 1/4 आपके नेगेटिव मार्किंग होती है। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आप छोड़ के आ जाओ तो कोई बात नहीं है। पर फिर भी इसका आंसर क्या था, बी था। क्यों, एलियन स्पीशीज। अगर आपने इसके बारे में पढ़ा है तो पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो इस जगह गैस करना मुश्किल हो जाता है जब आपके 4 के 4 ऑप्शन ना बिल्कुल सही दिख रहे हो। ठीक है, तो ये आपका था इन्वायरमेंट क्वेश्चन। अगर इन्वायरमेंट क्वेश्चन में आपने आपको बिल्कुल नॉर्मल भी पढ़ा, आपने उतना एडवांस पढ़ने की जरूरत नहीं थी, आपको सिर्फ बेसिक बेसिक टर्म्स पढ़ी थी जो हमने 3 बार थी। क्लाइमेट चेंज के बारे में बोला था, बायोडाइवर्सिटी के बारे में बोला था, क्लाइमेट के बारे में पढ़ा था। अगर आप उसका बेसिक भी पढ़ लेते, आपके ना 9 में से ना 8 क्वेश्चन आराम से निकल जाते। ये क्वेश्चन थोड़ा करंट से अटैच हो गया था, तब ये क्वेश्चन मुश्किल हो गया। आई होप ये वीडियो आपके लिए प्रॉफिटेबल रही होगी। थैंक यू।